चलिए, चलो भाई बताएंगे ऑनलाइन वाले बच्चों, आवाज़ आ रही है? अंकुर यहीं बैठा है क्या नालायक? यहाँ है अंकुर नालायक, स्पैम कर रहा है बैठ के। चलो ओके। चलो भाई, सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो एक सेकेंड बस। सभी लोग ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? जल्दी से बताएंगे बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी बताएंगे, आवाज आ रही है, प्रॉपर आ रही है? कल शायद तक कि कुछ धीरे आवाज आ रही थी, ऐसा कुछ बच्चों ने बताया। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। ऐसा कुछ वॉइस इशू तो नहीं है ऑनलाइन में? जल्दी बताएंगे। यस यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वॉइस इशू है क्या? जल्दी बताओ। यस नो नो यस, वॉइस इशू वॉइस इशू। चलो भाई, लाउड एंड क्लियर सर, क्या बात है। चलो भाई, ग्रेट 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 ग्रेट, ओके चलो ठीक है। चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना महा रिवीजन दोस्तों। और इस महा रिवीजन का आज हमारा कौन सा लेक्चर है बेटा? लेक्चर नंबर 2। या लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत बेसिकली हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं हमारे 3 चैप्टर्स की दोस्तों। बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट से 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है हमारा कौन सा दोस्तों? डेट इज कंपनीज एक्ट। दूसरा है हमारा पार्टनरशिप एक्ट। और तीसरा है दोनों का मिक्सचर बेटा, जिसको क्या बोलते हैं? LLP। चलो, LLP में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं बेटा, ठीक है। और अमेंडमेंट्स को लेकर के मैं आपको यही रिवीजन के दौरान ही सारे अमेंडमेंट्स को भी कवर अप करा दूंगा, ठीक है। तो LLP का लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करें तो शुरुआत हम करेंगे पार्टनरशिप एक्ट से, फिर हम जाएंगे कंपनीज एक्ट पे, और फिर हम जाएंगे किस पे बेटा? LLP पे, ठीक है। चलो तो चलिए दोस्तों, सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट। नाम क्या है दोस्तों इसका? लॉ। चलो, तो लॉ के अंतर्गत दोस्तों अब अपन पढ़ने वाले हैं हमारा सबसे प्यारा और क्यूट सा चैप्टर दोस्तों। नाम क्या इसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कौन से ईयर में आया था बताएंगे? 1932। चलिए, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में हम रिवाइज करेंगे, फुल ऑन अच्छे से रिवीजन होगा, सारी चीजें आपको एकदम याद आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भाई सबसे पहला वर्ड क्या है? इंडियन। इंडियन का मतलब क्या होता है? इट अप्लाइज टू होल इंडिया। पार्टनरशिप का मतलब होता है इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more person who have agreed to share the profit of a business which is to be carried on by all or any one of them acting for all. एक्ट का मतलब होता है बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। 1932 का मतलब है दोस्तों 1 अक्टूबर 1932। चलिए नेक्स्ट अब अपन बात करने वाले हैं भाई एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप की, कि एक पार्टनरशिप के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है बेटा। तो पार्टनरशिप में सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है 2 or more person, दूसरा अग्रीमेंट, तीसरा बिजनेस, चौथा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और पांचवा म्यूचुअल एजेंसी। 2 or more person होना जरूरी है, और 2 or more person में भाई मिनिमम जो पार्टनर्स हैं वो होने चाहिए 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। अगर अपन बात करें दोस्तों तो मिनिमम होते हैं 2, मैक्सिमम होते हैं 50। जो 2 है वो किससे बताए? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने, और 50 जो है वो किससे बताया बेटा? कंपनीज एक्ट ने।
दूसरी चीज बताया गया कि भाई अग्रीमेंट होना जरूरी है। अब अग्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। जो भी पार्टनरशिप का अग्रीमेंट बनेगा बेटा, उसी से ही पार्टनरशिप क्रिएट होती है। मतलब अगर अग्रीमेंट नहीं होगा तो समझो पार्टनरशिप भी नहीं होगी। पार्टनरशिप का रिश्ता कभी भी स्टेटस से नहीं आता। किससे आता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट से आता है। इसीलिए जो पार्टनरशिप है वो एक वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर माना जाता है। तीसरी चीज जो है दोस्तों वो है बिजनेस, एंड बिजनेस इंक्लूड्स PTO। व्हाट इज P? प्रोफेशन, T ट्रेड, एंड O ऑक्यूपेशन। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कि भाई जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है वो प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट शेयरिंग ऑफ लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ लॉस जो है वो एसेंशियल नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए अग्रीमेंट में आपने लॉस के लिए कुछ भी नहीं बोला है तो लॉस भी सारे पार्टनर्स को बॉन्ड करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ व्हाट बेटा? PSR। सर अगर मान लीजिए हमने अग्रीमेंट में PSR के बारे में कुछ नहीं लिखा तो PSR क्या रहेगा? 1:1:1, दैट इज इक्वल। नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी। इंस्टीट्यूट का थ्योरी में फेवरेट क्वेश्चन है वो म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो म्यूचुअल एजेंसी क्या है बेटा? एक कंक्लूसिव एविडेंस है। व्हाट इज कंक्लूसिव? निर्णायक। निर्णायक एविडेंस है। मतलब भाई ये म्यूचुअल एजेंसी का होना अनिवार्य है। मतलब भाई पार्टनरशिप में कोई चीज तो, सारी चीजें तो वैसे होनी चाहिए, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताइए? म्यूचुअल एजेंसी। सर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब सिंपल है कि भाई मैं ही प्रिंसिपल हूं, मैं ही एजेंट हूं। आज मैं सारे काम करूंगा पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन जो भी काम मैं करूंगा उसमें मैं अकेला लायबल नहीं होऊंगा, मैं बाकी पार्टनर्स को भी क्या करूंगा दोस्तों? लायबल करूंगा। तो क्या बोला गया? एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर in the course of the business of the firm is in fact the act of all the partner। एक पार्टनर का किया गया एक्ट सारे पार्टनर्स का एक्ट माना जाएगा। हर पार्टनर जो है प्रिंसिपल होने के साथ साथ क्या है? एजेंट भी है, और वो जो है वो अपने एक्ट से बाकी के पार्टनर्स को क्या करता है दोस्तों? बाइंड करता है। अगर हम बात करें म्यूचुअल ऑफ एजेंसी, अगर म्यूचुअल एजेंसी अगर प्रेजेंट नहीं है पार्टनरशिप में तो समझो वहां पे क्या नहीं है बेटा? पार्टनरशिप नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलिए अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों तो बेसिकली जो है पार्टनरशिप को दो टाइप्स में या दो एरिया में क्लासिफाई किया गया दोस्तों। पहला हो जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, दूसरा हो जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एडवेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बात की जाए दोस्तों तो यहां पर दो प्रकार की पार्टनरशिप हो जाती है। एक होती है पार्टनरशिप एट विल, और एक होती है दोस्तों पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। और ऑन द बेसिस ऑफ एडवेंचर दो प्रकार की होती है, एक होती है जनरल पार्टनरशिप और एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप एट विल की तो इसका मतलब क्या है? स्व इच्छा से चलने वाली पार्टनरशिप। मतलब यहां पर कोई भी फिक्स्ड पीरियड अग्री नहीं होगा कि पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या होगा, प्लस यहां पे कोई भी प्रोविजन नहीं है कि पार्टनरशिप कैसे और कब खत्म होगी। ऐसी पार्टनरशिप को अपन क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड मतलब कि भाई ऐसी पार्टनरशिप जिसका ड्यूरेशन क्या है बताइए? फिक्स्ड है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, और ये पार्टनरशिप जो है वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखा आफ्टर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम तो ऑटोमेटिकली दैट पार्टनरशिप विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट बेटा? पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट कंसेप्ट अपन ने समझा था ऑन द बेसिस ऑफ एडवेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ एडवेंचर दो प्रकार की पार्टनरशिप है, एक है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और एक है जनरल पार्टनरशिप। जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है वो एक सिंगल एडवेंचर के लिए बनाई जाती है। एक सिंगल बिजनेस के लिए जो पार्टनरशिप बनाई जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है विद द बिजनेस इन जनरल की कोई भी धंधा हम कर पाएंगे उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? जनरल पार्टनरशिप। नेक्स्ट कंसेप्ट हमने समझा था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। अलग अलग प्रकार के पार्टनर्स होते हैं बेटा, लाइक एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट, एंड लास्ट वन पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। अगर हम बात करें एक्टिव पार्टनर तो भाई एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। वो बेसिकली हर एक पार्टनर के एजेंट की तरह काम करता है, और अगर वो फर्म छोड़ करके जाता है तो उसको क्या देना पड़ता है? पब्लिक नोटिस। अगर उसे पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो फिर वो फर्म छोड़ने के बाद भी क्या माना जाएगा? पार्टनर माना जाएगा, और वो फर्म छोड़ने के बाद भी क्या होगा? लायबल होगा।
नेक्स्ट पार्टनर हो जाता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर, जो कि अग्रीमेंट से पार्टनर तो बना है लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता किसमें बेटा, इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करता है, शेयरिंग ऑफ लॉसेस भी करता है, थर्ड पार्टी के प्रति लायबल भी होता है। अच्छा, जब ये फर्म छोड़ता है तो इसको क्या देने की जरूरत नहीं है, पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्टनर हो जाता है हमारा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मतलब जो अपना फर्म में सिर्फ क्या देता है बेटा, नाम देता है, उसका कोई भी रियल इंटरेस्ट नहीं होता फर्म में। उसको फर्म के अंतर्गत बोला जाता है कि ना तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है और ना ही उसे क्या मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है जब ये फर्म को छोड़ करके जाएगा तो इसे क्या देना जरूरी है, पब्लिक नोटिस। नेक्स्ट कंसेप्ट हो जाता है इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर मतलब कि भाई एक ऐसा पार्टनर जिसे क्या किया जाता है, एडमिट किया जाता है टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। इसके बाद एक है आउटगोइंग पार्टनर, भाई जो फर्म को छोड़ करके चला जाता है और बाकी रेस्ट ऑफ द फर्म क्या करती है, अपनी बिजनेस को कैरी ऑन करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, आउटगोइंग पार्टनर। नेक्स्ट होता है दोस्तों पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। एस्टॉपल का मतलब अपन ने समझा था भाई जो इंसान क्या बोलता है, झूठ बोलता है, या फिर अगर होल्डिंग आउट में समझा था जो झूठ में साथ देता है, और अगर वो बाद में अपने सच बोलना चाहता है अपने फायदे के लिए तो लॉ उसे सच बोलने नहीं देता। इसीलिए अगर एस्टॉपल की बात करेंगे तो एस्टॉपल में लिखा होगा ही मस्ट हैव रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी अ पार्टनर। क्या लिखा है दोस्तों, ही मस्ट हैव रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी अ पार्टनर। और अगर अपन बात करेंगे किसकी, होल्डिंग आउट की, तो ही मस्ट हैव नोइंगली परमिटेड हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। मतलब एस्टॉपल में इंसान झूठ बोलता है और जो होल्डिंग आउट है उसमें इंसान जो है वो झूठ नहीं बोलता, वो नोइंगली क्या करता है, परमिट करता है कि भाई आप मुझे, या फिर वो झूठ में एक तरीके से साथ देता है। अच्छा, दोनों में एक खास बात यह है कि भाई मैंने झूठ बोला या फिर शायद मैंने झूठ में साथ दिया, लेकिन जो अदर पर्सन है, जो अदर मतलब थर्ड पर्सन है, उसने उसी झूठ पर क्या किया, विश्वास किया और उसने फर्म को क्या दिया, क्रेडिट दिया। तो यहां पर आप देखेंगे दोनों पॉइंट्स ये सेम ही है बेटा। तो अगर हम बात करें ही मस्ट हैव रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी अ पार्टनर, और अदर पर्सन जो है उसने उसी फेथ पे क्या किया, फर्म को क्रेडिट दिया, या ही मस्ट हैव नोइंगली परमिटेड हिमसेल्फ टू बिकम अ पार्टनर एंड द अदर पर्सन एक्टिंग ऑन द फेथ मस्ट हैव गिवन क्रेडिट टू दी फर्म। तो ये कंसेप्ट हो गया एस्टॉपल का, एक कंसेप्ट हो गया किसका, होल्डिंग आउट का। समझ में आया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा दैट इज रिगार्डिंग व्हाट बेटा, माइनर एज अ पार्टनर। माइनर मतलब कि कौन होता है बेटा, नालायक हो। माइनर मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र किससे कम होती है, बताइए, 18 साल से कम होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, माइनर। अगर माइनर को फॉर एग्जांपल आपको पार्टनर बनाना है तो क्या आप माइनर को पार्टनर बना सकते हैं? यस, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि जो फर्म है वो पहले से ही एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि भाई जो भी फर्म होगी उसमें आप जब माइनर को एडमिट करेंगे तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स एडमिट करेंगे। और तीसरी कंडीशन है कि वो सिर्फ किसके लिए आएगा, प्रॉफिट ऑफ दी फर्म के लिए आएगा। मतलब मैं माइनर के साथ अगर मिल करके पार्टनरशिप करना चाहता हूं तो क्या मैं पार्टनरशिप कर सकता हूं? द आंसर इज नो। लेकिन हां, अगर एक एग्जिस्टिंग फर्म है और उसमें अगर मैं माइनर को एडमिट करना चाहता हूं तो क्या मैं एडमिट कर सकता हूं? द आंसर इज यस, बट आई हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। अगर माइनर एज अ पार्टनर जब बनता है बेटा तो उसके कुछ राइट्स भी होते हैं, उसके कुछ ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। तो राइट्स जो हैं उसके कुल मिलाकर के हैं 4। सबसे पहला है शेयर ऑफ प्रॉफिट, आया ही काहे के लिए, वो बेटा प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। दूसरा है शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ये हो गया हमारा पहला राइट। दूसरा राइट है कि भाई उसको सही चीज मिली है कि नहीं, सही प्रॉफिट मिला है कि नहीं, उसके लिए उसके पास अधिकार है टू इंस्पेक्ट दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या अधिकार है? इंस्पेक्ट दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट थिंग उसके पास अधिकार है दोस्तों फाइलिंग ऑफ सूट। अगर मान लीजिए किसी रीजन से ऐसा लगता है कि जो माइनर है भाई वो क्या है, पर्टिकुलरली उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया, इन्होंने मेरे साथ गलत किया, तो वो क्या कर सकता है बताइए, केस कर सकता है। और क्या माइनर कभी ना कभी बड़ा होगा? यस, मेजर होगा। यस, तो उसको ऑप्शन मिलेगा, किस चीज का ऑप्शन, टू बिकम अ पार्टनर। तो अगर हम बात करें राइट्स ऑफ अ माइनर पार्टनर की तो पहला हो गया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड शेयरिंग ऑफ
प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन याद रखेंगे सिर्फ उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही इंस्पेक्ट करने के लिए दिया जाएगा, अगर कोई और नेचर की बुक्स वो देखना चाहता है उसको वो देखने का मौका दिया नहीं जाएगा। नेक्स्ट थिंग बोला गया भाई फाइलिंग ऑफ सूट। फाइलिंग ऑफ सूट का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, केस फाइल करना। तो भाई वो बकायदा केस फाइल कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन ये दैट ही हैज टू सीवियर हिज कनेक्शन फ्रॉम द फर्म, उसको फर्म के साथ अपना कनेक्शन क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑप्शन टू बिकम अ पार्टनर, वो पार्टनर बन सकता है, उसको ऑप्शन दिया जाएगा आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ व्हाट, मेजॉरिटी। क्या ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटीज ऑफ माइनर की। तो माइनर की क्या लाइबिलिटी है, तो माइनर भाई हर चीज के लिए लाइबल होगा, जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसमें हर अमाउंट के लिए माइनर भी क्या होगा बेटा, लाइबल होगा। लेकिन लाइबिलिटी उसकी होगी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। कितने के लिए लाइबल होगा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। वो कभी भी पर्सनली लाइबल होने वाला नहीं है, इसीलिए वो कभी भी इंसॉल्वेंट होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं दोस्तों, अगर माइनर जो है वो क्या हो जाता है बताइए, मेजर हो जाता है। अब माइनर अगर मान लीजिए क्या हो गया बेटा, मेजर हो गया, हमेशा ऐसा बचपन में ऐसा क्यूटी पाई टाइप का तो रहेगा नहीं बेटा, कभी ना कभी बड़ा हो जाएगा। अब जैसे ही बड़ा होगा तो उसको क्या मिलेगा, ऑप्शन। किस चीज का ऑप्शन, टू बिकम अ पार्टनर। तो उसको ऑप्शन दिया जाता है टू बिकम अ पार्टनर। लेकिन ये जो ऑप्शन है इसको एक्सरसाइज करना होगा आपको 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी। मतलब ये जो माइनर है बेटा, माइनर जो है जब एडमिट हुआ था और एडमिट होने का जैसे ही वो मेजर हुआ तो उसको 6 महीने के अंदर क्या देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस, और बताना पड़ेगा वेदर ही वांट टू बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म और नॉट। अगर मान लीजिए उसने 6 महीने में जवाब नहीं दिया तो वो डीम टू बी पार्टनर मान लिया जाएगा। अगर उसने 6 महीने में जवाब नहीं दिया तो ही विल बी डीम टू बी द पार्टनर ऑफ द फर्म। सर अगर वो 6 महीने के अंतर्गत जवाब देना है तो वो 6 महीने के अंदर क्या ये भी बोल सकता है कि मुझे पार्टनर नहीं बनना? यस बेटा। क्या ये भी बोल सकता है कि मुझे पार्टनर बनना है? आंसर इज यस। वो दोनों में से कुछ भी बोल सकता है। सर अगर उसने चौथे महीने में जाके बोल दिया कि मुझे पार्टनर नहीं बनना, तो वो जो 4 महीने हैं, 18 साल होने के बाद भी वो जो 4 महीने उसने फर्म में रहा तो उस समय उसे क्या माना जाएगा, तो उसे माइनर एज अ पार्टनर ही माना जाएगा। इतने साल झेल लिया तो 3-4 महीने में क्या दिक्कत है, और 6 महीने का टाइम स्लॉट तो दे ही रहे हो ना, तो वो तो इसीलिए ही दे रहे हो ना ताकि आप उसे क्या मानोगे बेटा, माइनर ही मानोगे। अच्छा सर अगर हम माइनर एज अ पार्टनर जैसे ही थे, मेजर हुए, अब हमने इलेक्ट कर लिया कि हम क्या बनना चाहते हैं, पार्टनर बनना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? अगर आपने इलेक्ट किया कि आप पार्टनर बनना चाहते हैं तो भाई अब आप पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। पहले आप पर्सनली लाइबल नहीं थे, अब आप क्या हो जाएंगे, पर्सनली लाइबल। सर कहां से हो जाएंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी? क्या? नो, फ्रॉम द डेट जब आप एडमिट हुए थे एज अ पार्टनर इन माइनॉरिटी। मतलब जब आप माइनर एज अ पार्टनर एडमिट हुए थे वहां से आप क्या हो जाएंगे, पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। सर लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि आप पार्टनर बनना चाहते हो। तो सर हमें फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी होना चाहिए ना। देखो बेटा लाइबल तो तुम पहले से ही हो। मतलब लाइबिलिटी के बारे में अपन ने पढ़ा कि भाई माइनर जो है वो अपने शेयर तक के क्या रहेगा, लाइबल रहेगा। तो लाइबल तो तुम हो ही हो, तो अब उसमें बस एक नई चीज जुड़ जाएगी कि आप क्या होगे, पर्सनली लाइबल। तो इसलिए लाइबल तो आप पहले ही दिन से हो जब से तुम माइनर एज अ पार्टनर हो, तो लाइबिलिटी वहीं से ही है। तो अब बस इतना सा होना है कि अब उस लाइबिलिटी को टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर के बदले क्या हो जाएगा, पर्सनली लाइबल। दूसरी चीज ये बोला गया है कि भाई आपका जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी है, वो आपका रिमेन सेम रहेगा जैसा आपका माइनॉरिटी में था। नेक्स्ट थिंग, सर अगर हमने ये विचार बनाया कि हमें नहीं बनना है तो फिर क्या होगा? तो बेटा सिंपल सी बात है, आप अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लोगे, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी लोगे, फर्म छोड़ करके चले जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हिज राइट एंड लायबिलिटी कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ माइनर अप टू द डेट ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। हिज शेयर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस एंड इज एंटाइटल्ड टू sue द पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। बोलो क्या ये बात समझ में आई? सिंपल। चलिए तो यहां पर हमने बातें कर ली है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की, पार्टनरशिप क्या होती है, एज वेल एज हमने माइनर एज अ पार्टनर के बारे में पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में बेटा, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। सर रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? तो रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है बेटा गेटिंग द पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म इन द प्लेस इन विच द फर्म इज सिचुएटेड। तो आप आरओएफ के पास जाकर के अपनी फर्म को जब रजिस्टर्ड कराएंगे तो इस कंसेप्ट को अपन क्या बोलेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म के लिए बेटा कुछ खास स्टेप्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। सबसे पहला स्टेप है कि आपको फॉर्म लेना होगा।
उस फॉर्म को फिल करना होगा, उस फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन जो भी मांगी गई है वो देना होगा, उसको साइन करेंगे सारे के सारे पार्टनर्स, और फिर उसको प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ आपको क्या करना होगा बेटा, सबमिट करना होगा। कहां सबमिट करना होगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, और सामने से आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। सर अच्छा मान लीजिए अगर हमें इंफॉर्मेशन दे दिया, सब कुछ कर दिया, अभी सर्टिफिकेट मिला नहीं है, तो क्या सर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो क्या हम अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए क्या? तो आंसर इज नो बेटा, आप रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन वहां पे जाके सबमिट किया और उन्होंने रजिस्टर में चीजें लिखी, आप क्या मान लिए जाएंगे, रजिस्टर्ड। आपको भले ही वहां से क्या ना मिला हो, सर्टिफिकेट ना भी मिला हो, तो भी आप क्या मान लिए जाएंगे, रजिस्टर्ड। सर अच्छा फॉर्म में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है? तो बेटा फॉर्म में कुल मिलाकर के 5 इंफॉर्मेशन देनी होती है। नेम ऑफ द फर्म, date of joining of each partner of the firm, name of each partner of the firm, principal place of business and other place of business, and duration of the firm. वापस से name of the firm, principal place of business and other place of business, name of each partner, date of joining of each partner and duration of the firm. ये पांचों चीजें आपको देनी होती है, और इन पांचों चीजों से क्या होता है दोस्तों, आपका फर्म जो है वो रजिस्टर्ड होता है। सर क्या रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है? द आंसर इज नो, दैट इज व्हाट बेटा, मैंडेटरी नहीं है, दैट इज व्हाट, ऑप्शनल। तो अगर देखा जाए तो भाई वो मैंडेटरी नहीं है, वो कैसा है, ऑप्शनल है। हाँ अगर आप क्या कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते तो फायदे बहुत है, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो नुकसान भी बहुत है। सर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या हो जाएगा? तो बेटा पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकता, पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकता, लेकिन थर्ड पार्टी पार्टनर के ऊपर केस कर सकती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, नो राइट टू क्लेम सेट ऑफ रुपीस कितना, 100 से ज्यादा का आपके पास अधिकार नहीं है सेट ऑफ करने का। तो सबसे पहली चीज, पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर पाएगा, पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर पाएगा, और जो आपका सेट ऑफ करने का अधिकार है वो सिर्फ कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। 100 रुपए से ज्यादा का आप क्या नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आई आपको दोस्तों? पक्का। चलिए अगर अपन बात करें दोस्तों, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हमें दिए हुए हैं, ठीक है, एक्सेप्शन टू द रूल्स। जैसे पहली चीज बोली गई है कि माना पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकता, लेकिन डिसोल्यूशन के लिए एंड अकाउंट्स ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म के लिए केस किया जा सकता है। किस किस के लिए बताइए? डिसोल्यूशन के लिए एंड अकाउंट्स ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म के लिए केस किया जा सकता है। दूसरी चीज, अगर आपका पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और अगर आप उसका हिस्सा नहीं दे रहे हो उसको, तो भाई वो तो बोलेगा ठीक है भाई मत दे भाई, मेरा क्या जा रहा है, क्योंकि मेरे पास जितना आना है वो तो मुझे किसी को दे देना है, कौन सा मेरी जेब में जा रहा है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप के अंतर्गत पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बाकी के पार्टनर्स उसको क्या नहीं दे रहे हैं, उसका हिस्सा नहीं दे रहे हैं, ये तो बोल रहा है इट्स ओके जाओ नहीं दो मत दो, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है, दूसरे थर्ड पार्टी का। तो इसीलिए जो ऑफिशियल असाइनी है इस इंसॉल्वेंट पार्टनर का, वो जरूर फर्म के ऊपर क्या कर सकता है, केस कर सकता है। तो पहला कंसेप्ट है भाई, आप अकाउंट्स के लिए कर सकते हो केस और डिसोल्यूशन के लिए केस कर सकते हो। दूसरी चीज समझी कि जो ऑफिशियल असाइनी है इंसॉल्वेंट पार्टनर का, वो केस कर सकता है। अच्छा अगर मान लीजिए आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक ऐसी जगह पर है जहां इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो वहां पर पे भी अगर आप क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी आप केस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, तो वहां पे भी अगर आप अनरजिस्टर्ड है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला पॉइंट हो गया सूट फॉर अकाउंट्स एंड डिसोल्यूशन, ऑफिशियल असाइनी फॉर इंसॉल्वेंट, टेरिटरी वेयर आईपीए डज नॉट एक्सटेंड, राइट अराइजिंग अदरवाइज देन आउट एरिया वेयर सेक्शन डज नॉट अप्लाई। लास्ट पॉइंट, राइट अराइजिंग अदरवाइज देन आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या हो गया, मतलब कि भाई चोरी चकारी, अगर मान लीजिए आपकी फर्म में चोरी होती है, आपके फर्म में कुछ मर्डर वर्डर हो जाता है, इस टाइप की कोई चीज हो जाती है जो आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है, तो ऐसे केस के लिए आप भले ही अनरजिस्टर्ड होंगे तो भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, केस कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? पक्का अच्छे से। चलिए तो ये सब हमारे क्या हो गया बेटा, एक्सेप्शन टू द रूल्स। आइए
अब बात करते हैं अगर आप फर्म के अंदर कोई भी चीज का ऑल्टरेशन करते हैं, ठीक है, ऑल्टरेशन रिगार्डिंग लाइक चेंज इन नेम करते हैं, चेंज इन लोकेशन करते हैं, ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच करते हैं, चेंज इन नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर होता है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इनमें से कुछ भी होता है, आपको ये चीज किसको बतानी होगी बेटा, ROF को, और आपको फीस पे करनी होगी और आपको ये ऑल्टरेशन को भी रजिस्टर्ड कराना होगा। सर अगर हमने ऑल्टरेशन को रजिस्टर्ड नहीं कराया तो क्या होगा, तो बेटा अगर आपने ऑल्टरेशन को रजिस्टर्ड नहीं कराया तो आपकी फर्म क्या मान ली जाएगी, अनरजिस्टर्ड। इसमें एक खास बात का ध्यान रखेंगे, एग्जाम का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो मैंने आपको लिखित अभ्यास में भी कराया, एग्जाम्पल में भी कराया और हर बार समझाया है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ABC 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और अगर उसमें से C की डेथ हो जाती है, अब ये जो C की डेथ है इसके बारे में क्या ROF को बताना पड़ेगा, यस, लेकिन आपने बताया नहीं। और A और B ऐसे हैं जिन्होंने मिस्टर W के ऊपर केस कर दिया, क्योंकि W ने कोई फर्म से उधार लिया होगा और अभी वो उधार को लौटा नहीं रहा है, तो A और B ने क्या कर दिया, W के ऊपर केस कर दिया। तो वैसे रजिस्टर्ड फर्म थी जिसमें कितने पार्टनर थे, A B C। अब C की डेथ हो गई तो बचे A और B, तो इन्हें C का बताना चाहिए था कि भैया ये अब क्या हो गया, डेथ हो गई है, फॉर्म में ऑल्टरेशन आ गया है, इन्होंने ये चीज बताई नहीं, और A और B वहां से चले गए W के पास, जा करके उसके ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। अब W का कहना यह है कि भैया देयर इज एन ऑल्टरेशन इन द फर्म, और आपने ये फर्म के ऑल्टरेशन को क्या नहीं किया, रजिस्टर्ड नहीं किया, सो योर फर्म इज एन अनरजिस्टर्ड फर्म, ऐसा W का कहना है। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या ऐसा बोल करके W बच सकता है, क्या नहीं बच सकता, यहां पे बकायदा केस किया जा सकता है। इवन दो C की डेथ हुई, इवन दो फर्म ने उस बात को रजिस्टर नहीं भी कराया, तो भी क्या किया जा सकता है दोस्तों, केस किया जा सकता है। क्योंकि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन भी लोगों का नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में लिखा है और अगर वही लोगों के नाम से क्या हो रहा है, केस हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए फर्म में ऐसा हुआ कि A है, B है, C है, C की डेथ हो गई और D को एडमिट किया, C की डेथ हो गई और D को एडमिट किया, और अब उन्होंने उठा करके W के ऊपर केस किया, तो भाई ये जो D एडमिट हुआ, क्या इसका नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो ये गड़बड़ हो गया। तो इस केस में आप क्या नहीं कर सकते दोस्तों, केस नहीं कर सकते, पहले आपको अपने आप को क्या कराना होगा, रजिस्टर्ड। क्या ये बात समझ में आई, पक्का, चलिए।